तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं 9th क्लास, ये आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड पार्ट है। बुक रिव्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो चलिए, आपका इसमें है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पहले समझते हैं। जैसा कि आपका दिया गया है, तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए आइए सबसे पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच अंतर को जानें। किस परिवर्तन के बीच? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। ऐसे गुण हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं जिसमें रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, ये सब भौतिक गुण हैं। द्रव्यनांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्था का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होता है और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखती है और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाती है, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होता है। ठीक है। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनके गंध, ज्वालाशीलता, हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, लेकिन जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन करने लगता है और इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का जलता है तो वहाँ भौतिक परिवर्तन भी होता है, चूंकि अवस्था परिवर्तित होते रहता है, और रासायनिक परिवर्तन भी होता है, क्योंकि जो दहन होते रहता है वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? जैसे आपका प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है और कौन भौतिक परिवर्तन है? तो जैसे पेड़ों का काटना, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, ये भौतिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है। फलों में सलाद बनाना भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठक के आधार पर तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है, खासतौर पे शुद्ध पदार्थों को। तो वो किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो सबसे पहला वर्गीकरण किया गया है तत्व के रूप में। रॉबर्ट वायल ने पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए, इनका पूरा नाम था, ने सबसे पहले तत्व को परिभाषा दिया। मतलब तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट वायल ने। और तत्व को परिभाषित किसने किया? एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात तत्वों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को साधारणतः वर्गीकृत जब हम करते हैं तो धातु, अधातु, उपधातु या निष्क्रिय गैस के रूप में करते हैं। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से को होती है। जैसे धातुओं के पास चमक होती है ना, धातुओं के पास चमक होती है, और चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले रंग का होता है। मतलब धातुएं रंगीन होते हैं। ये ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं।
एक तो ये रंगीन होते हैं, ये तन्य होते हैं, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध होते हैं जिन्हें पीटकर महीन चादर बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, मतलब ध्वनिपूर्ण उत्पन्न करते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या हैं? धातु हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है, मतलब पारा एक द्रव धातु है। अधातु दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ या सभी को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये विभिन्न रंगों के होते हैं, ठीक है, ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनि और आघातवर्ध नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सब के सब क्या है? अधातु है। ब्रोमीन, क्लोरीन अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातुओं के बीच पाए जाते हैं जिन्हें हम उपधातु या मेटलाइट कहते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। आगे हम लोग इसे भी जान लेते हैं कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या, ये तो यहाँ 100 दिया गया है परंतु 118 मान सकते हैं। इनमें 92 तत्व प्राकृतिक है जबकि शेष तत्व मानव निर्मित, और अधिकतर तत्व क्या होते हैं? ठोस होते हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस रूप में है, मतलब कुल 100 तत्वों में कितने? 11 तत्व गैस रूप में है। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है, और इसके अलावा बाकी सब क्या है? ठोस है। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है, और गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब है यौगिक के बारे में। तत्व के बारे में जान गए, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़े हैं। अब यौगिक के बारे में, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या बनाते हैं? क्या पाते हैं? तो हम यौगिक पाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पाते हैं? यौगिक पाते हैं। एक क्रियाकलाप देख लेते हैं। कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। कक्षा को क्या करें? 2 समूहों में विभक्त करने। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में लोहा और सल्फर ये दोनों डाल दें। लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। ठीक है, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। जब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें तो आपको क्या प्राप्त होगा? प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं और जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। तो आप देखेंगे दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट देखिए की तुलना कीजिए, और प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाई सल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं और छान लें, और प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएं, और इस क्रियाकलाप को अध्यापक के निर्देश से करें, और इस क्रियाकलाप को लोहे तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं और अवलोकन करें। अब आपको क्या मिलेगा? क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? क्या किसी समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के संघटकों को हम पृथक करने में सक्षम है, मतलब अलग कर सकते हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने में दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? तो समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कैसा है? रंगहीन और गंधहीन तथा ज्वलनशील गैस है, और इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है, ये आपको आग पकड़ सकता है। ठीक है, आगे समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, और यह एक रंगहीन गैस है, और इसका गंध सड़े हुए अंडे की तरह होती है। किसकी तरह? सड़े हुए अंडे की तरह होती है। किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 में क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा कौन सा है?
सल्फर है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। तो जैसा कि आपको दिया गया है यहाँ, एक तरफ मिश्रण और एक तरफ यौगिक। क्या है, जो मिश्रण होता है वो तत्व या यौगिक के केवल मिश्रण कर देने से, मिला देने से बन जाता है, किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता। जबकि तत्व क्रिया करके नया यौगिक का निर्माण करता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब उसको पुनः प्राप्त कर लेते हैं, जबकि इसका संगठन अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म दर्शाया जाता है, जबकि नए पदार्थ के गुणधर्मों पूरी तरह से भिन्न होते हैं। इसके गुणधर्म वही दर्शाता है, घटक के ही गुणधर्म होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक कर सकते हैं, भौतिक विधियों द्वारा, जबकि घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ मिश्रण के और गुण दिए गए हैं कि मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान होता है। अब ये भी देखें, और समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है और दोनों तत्वों की तीव्रता में गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न था। और यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट जो होती है, रंग भी ये सभी स्थानों पर समान है। और इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ को भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक आरेख दिया गया है जिसमें सभी को डिफाइन किया गया है। तो जैसे देखिए क्या है कि पदार्थ जो होता है ठोस, द्रव, गैस अवस्था में दुनिया में मौजूद है। ये या तो शुद्ध होगा या तो मिश्रण होगा। जब शुद्ध होगा तो उसमें या तो तत्व होगा, एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा, या तो यौगिक होगा। तो जो तत्व होते हैं वो सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किए जा सकते, जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ये सब तत्व हैं। जबकि इनका संगठन, यौगिक का संगठन नियमित होता है, नियत होता है, और रासायनिक एवं विद्युत प्रक्रिया द्वारा ये अलग किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जल, मीथेन एवं जल हो गया, चीनी हो गया, मीथेन हो गया, ये सब के सब क्या है, यौगिक है। वहीं अगर मिश्रण की बात करें तो मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिनके समान संगठक हो। जैसे उदाहरण के लिए जल में जो चीनी मिलाते हैं, जल में जो नमक मिलाते हैं, या कार्बन डाइसल्फाइड मिलाते हैं, में सल्फर मिलाते हैं, और जल या एल्कोहल मिलाते हैं, ये सब के सब क्या है, समांगी मिश्रण है। वहीं अगर देखें विषमांगी मिश्रण, तो असमान संगठक को हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, या चीनी तथा नमक, या लकड़ी, रक्त, तेल में जल, ये सब के सब विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो हमने क्या सीखा इस अध्याय में, तो हमने सीखा सबसे पहला कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अथवा तत्व होते हैं और किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियां एवं शुद्ध पदार्थों को पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, और विलयन के बड़े अवयव को विलायक और कम मात्रा वाले को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में या विलायक के इकाई द्रव्यमान में विलेय की मात्रा को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंख से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है, और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। वहीं कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण होते हुए भी इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से नहीं देख सकते हैं, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश के फैलाव कर सकने में। तो कोलाइडी उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षेपित प्रावस्था कहते हैं। विलेय कणों को क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित रहते हैं उन्हें परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। परिक्षेपित अवस्था विलेय को और परिक्षेपण माध्यम विलायक को कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, और तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता।
यौगिक वह पदार्थ है, कौन? यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में, किस अनुपात में? स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। ठीक है, यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित जो तत्व हैं यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आप अभ्यास करें। आप क्या करें, इसको स्क्रीन को, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं। ठीक, और क्वेश्चन ऐसे आपको पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित पृथक करने के लिए आप किन विधियों पर विचार करेंगे? सोडियम क्लोराइड को जल से विलयन में, तो ये आसवन विधि काम कर जाएगा, जल चूंकि बाष्पीकृत हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, तो अमोनिया क्लोराइड चूंकि उड़ जाएगा, इसलिए इसमें ऊर्ध्वपातन विधि लगा देंगे। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना हो तो इसमें छानन विधि लगा सकते हैं। दही से मक्खन, तो इसमें आप केंद्रीकरण लगा सकते हैं। आप आगे पढ़े हैं ना? ठीक, फिर से स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और सारे प्रश्नों को जवाब देते चलें। ठीक है, ठीक है, फिर से आप स्क्रीनशॉट लें। ये अगला क्वेश्चन है आपका, ले लिए, रोक कर ले लीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट लें ताकि आपके पास क्या हो जाए, ये सारे प्रश्न बन जाएं। और ये प्रश्न बनाना आपका काम है, नहीं तो अगले पार्ट में जब हम लाइव क्लास में आएंगे तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको क्लासरूम में बताएंगे। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे ये प्रश्न पढ़ लिए ना, निम्नलिखित में कौन वस्तु में शुद्ध पदार्थ है? ठीक है, आपको चूज करना है केवल। ठीक है, आपको, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके पास पूरे क्वेश्चन आ गए होंगे, आप इन सभी क्वेश्चनों को जवाब दीजिए या रोक कर आप साथ साथ भी जवाब दे सकते हैं। गुड लक दोस्तों, इस प्रकार से आपका पूरा केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट आपको रेडी है 9th क्लास का। बुक रिव्यू कर लें और उसके बाद लाइव क्लास में जुड़ें।